बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग। मैं हूं रबनवाज बाजवा। नाज़रीन, इंसानी तारीख में होने वाली मुतअद्दिद जंगों में ख़वातीन ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। आज भी दुनिया एक बड़ी आलमी वबा के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है। हर मुल्क में, हर कोने में, हर गली में जंग की कैफियत है। देखना यह है कि यहाँ पे हमारी ख़वातीन क्या किरदार अदा कर सकती हैं। इस पे बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर साहबा को। बेगम साहबा, डायलॉग में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, हमारी ख़वातीन क्या किरदार अदा कर सकती हैं कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ होने वाली जंग में? बहुत सारी हमारी बहनें अभी भी वो राशन इकट्ठा करके जो हमारे गरीब बहन भाई हैं उनके तक पहुँचा भी रही है। और उसके अलावा जो हमारी बहनें जो नहीं इस तरह के काम कर सकती, तो उनको मैं यही राय दूंगी, अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को वक़्त दें। बहुत सारा काम हम इन दिनों में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। कुरान पाक हम उनको पढ़ा सकते हैं, हम उनकी ट्यूशन करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम चाहते हैं हमारे मुल्क में कोरोना वायरस को हम बीट कर दें, इसको ख़त्म कर दें, तो फिर हमें है ना घर में रहना पड़ेगा, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि हर फैक्ट्री बंद होगी, दुकानें बंद हो गई, स्कूल्स बंद हो गए। इसका ये मतलब नहीं भी हम अपने बच्चों को लेके रिश्तेदारों में चले जाएं, पार्कों में चले जाएं, हम पिकनिक करने लग जाएं, क्योंकि वरना हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सारी हमारी इंडस्ट्री ख़राब हो गई है, सारी चीज़ें बंद पड़ी है, इकॉनमी कितनी देर चलेगी। तो हर एक इंसान को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जी हाँ, 1 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस खामोश और ना नज़र आने वाले कातिल ने कत्ल कर दिए हैं। किस तरह से घरों में क्या अवेयरनेस क्रिएट हो, किस तरह से ख़वातीन क्या गाइडेंस दे सकती हैं, सफाई के क्या इंतजाम कर सकती हैं? घर में रह के वो अपने घर को साफ़ रखें, एक पानी लेके उसमें थोड़ा सा डेटॉल डाल के, और सारे अपने जो घर के डोर हैंडल्स है, जूता बाहर उतार के आएँ अगर किसी ने किसी वजह से बाहर जाना पड़ेगा। अगर दूसरे मुल्कों में देख लें जो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है, उनके हॉस्पिटल्स में कितने लोग पड़े हैं, उनके वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए। और उसके अलावा अभी मैं कल देख रही थी उनके मुल्कों में जो शेल्फ पैकर्स है, जो हमारा सामान ग्रोसरी दुकानों में आता है, जो शेल्फ पैकर्स है, उनको कोरोना वायरस हो गया, करके ये बहुत सारे लोगों के हाथों से गुजर के आ रहा है। फिर उसके बाद जो हमारे A&E होती है, A&E वो होते हैं जो पेशेंट्स चले जाएँ, अपना चेकअप करवा लें और वापस घर चले जाएँ। बहुत सारी उन्हीं नर्सेस को कोरोना वायरस हो गया है। इसलिए सरवर साहब ने टेली मेडिसिन शुरू किया है, ताकि हमारे लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठ के अपना फ़ोन करके तो अपना वो बात कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। उनके साथ अगर उनको कोई सिम्टम्स है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, क्योंकि बहुत दफ़ा हो जाता है लोगों को मलेरिया होता है, जो और कोई बीमारियाँ होती है ड्यू टू द चेंज ऑफ द वेदर। हर पेशेंट कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं होता। और जिस दिन हमने पहले दिन ये टेली मेडिसिन सेंटर खोला था, उस दिन 6300 लोगों ने फ़ोन किया था, जिसमें से सिर्फ 10 लोगों को कहा गया था कि आप अपने डॉक्टर्स की एडवाइस ले लो और गो एंड सी अ डॉक्टर। ये हमारा फ़ायदा नहीं था। यही लोग हॉस्पिटल में जाते, हमारे नंबर्स बढ़ जाते, और उनके साथ ड्राइवर होता, उनके साथ घर का कोई होता, तो ये ट्रिपल हो जाने थे ये नंबर्स। तो इसी तरह हमने बहनों के लिए एक टेली मेडिसिन अलग बनाया, पिंक टेली मेडिसिन पोर्टल, जिधर वहाँ अगर हमारी कोई बहन फ़ोन करेगी तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लेडी डॉक्टर होगी। क्योंकि बहुत सारी बहनें पर्दा करती है, बहुत सारी वुमेंस इश्यूज़ होते हैं जो एक मेल डॉक्टर के साथ वो डिस्कस नहीं कर सकती। तो अगर वो फ़ोन करेगी ऑल फीमेल टेली मेडिसिन सेंटर, तो वहाँ से उनको घर के अंदर बैठ के अपने द कंफर्ट ऑफ हर ओन हाउस वो है ना डॉक्टर के साथ बात कर सकती है। एक फियर की सेंस क्रिएट हो गई है जी। ख़वातीन में ये बड़ी एबिलिटी है कि वो फियर को दूर कर सकती हैं। जब जंगें होती थी, जिनकी मैं मिसाल दे रहा था, उनमें ये जब किसी को मोटिवेट करती थी तो वो बड़ी बहादुरी से उनकी फ़ौज लड़ती थी, उनके मेल फैमिली मेम्बर लड़ते थे। तो इस जंग में जो फियर का एलिमेंट है, जो लोगों में एक फ़िज़ा में बड़ा खौफ पैदा हो गया है, ख़वातीन उसको ख़त्म करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती हैं?
देखें ना, जो हाँ एक औरत होती है उसने घर को भी लेके चलना होता है, बच्चों को भी उनको एक एंग्जाइटी से निकालना होता है, अपने खामन का भी साथ देना होता है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को पार्ट प्ले करना ज़रूरी है जो लोग अभी भी सड़कों में फिर रहे हैं। मोटरसाइकिल्स देख लो, लोग देख लो, उनको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि 14 डेज़ इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जिस इंसान को कोरोना वायरस हो जाए उसी इंसान को 7 दिन 8 दिन बाद 14 दिन पता ही नहीं चलता उनको कोरोना वायरस है। अगर वो किसी के घर चला जाएगा, वो किसी का जान तो दे के आ जाएगा या दूसरे वाले को लेके आ जाएगा। तो इसलिए इसको अपने आप को बचाना और दूसरे लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्वारंटाइन की आप बात कर रही थी, क्वारंटाइन की क्या अहमियत है और हमारी सोसाइटी में अगर आप इसको व्यू करें, अपनी राय, आपकी इसमें माहिराना राय शामिल हो कि क्वारंटाइन किस तरह से हमारे लोग इंश्योर करें, क्योंकि कॉमनली देखा गया है कि हमारे लोगों में मिलनसारी और ख़ासकर ख़वातीन में आने जाने का इधर उधर रवाज बहुत ज़्यादा है। नहीं, क्वारंटीन का यही मतलब होता है अपने घर में रहें। हमारे देखो ना, बच्चे बाहर रहते हैं, वो घर में रहते हैं। जिन बच्चों को ज़रूरत है, मेरे 3 बेटों काम पे जाते हैं, उनके पास एक लेटर है, अगर घर से निकलते हैं तो पुलिस ऑफिसर उनको रोक भी लेता है, फिर वही लेटर दिखा के भी मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ और इतने घंटे, उनके पास चंद घंटे होते हैं, फिर उन्होंने वापस आना। अगर वो उसके पास वो लेटर ना हो तो उनको बहुत हैवी फ़ाइन होता है। दीज आर द प्रिकॉशंस जो दूसरे मुल्क कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं, पर हमारे लोग तरीक़ाकार ढूंढ लेते, पिछली गलियों से दूसरी गलियों से चले जाते। ये हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। और अगर क्वारंटीन में रहना, देखें ना, मेरे घर में मेरे जो कुक का जहाँ जो मेरा वेटर है वो गेट के बाहर नहीं जा सकता। हमारा एक गार्ड है जो हमने सिर्फ उसकी ड्यूटी लगाई है, उसने भी सुबह सुबह जाना जब उस वक्त दुकान में कोई लोग होते ही नहीं, क्योंकि यहाँ रवाज है अगर दुकान 5 बजे बंद होती है तो लोग 3 बजे जाते हैं, तो सुबह कोई भी नहीं जाता। तो मेरा जो गार्ड है वो सुबह जाता है 10 बजे, उस वक्त कोई भी नहीं होता, अपना सामान उसने लेके आना है। फिर उसके बाद हमने उस चीज़ों को स्प्रे करना, स्प्रे करके थोड़ी देर वो पड़ी रहती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ग्लव पहन के उनको निकाल के उसी पैकेजेस से निकाल के फिर उसके बाद वॉश करके उन्होंने फ्रिज में रखना और घर में रखना। तो अगर हम इस तरीके से शुरू कर देंगे सारा काम, उसके बाद ही हम इसको कॉम्बैट कर पाएंगे। क्योंकि ये देखें ना, हम देख लें इटली को देख लें, कितनी वहाँ डेथ्स हुई है। चाइना में देख लें, और चाइना ने क्या क्या किया, उन्होंने तो लोगों को घर में बंद कर दिया था, खाना वो खुद उन तक पहुँचाते थे। और इधर भी इतनी ऑर्गेनाइजेशंस है जो राशन पे भी काम कर रही है, मेडिसिन पे भी काम कर रही है। तो मैं कहती हूँ ये वक्त है गवर्नमेंट का और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का साथ देने का। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करती है, जैसे सर्वर फाउंडेशन भी काम कर रही है, हमारी जिस जगह पे हमारा खाना पाक हो रहा है वहाँ उनको हमने पूरी किट दी है, उन्होंने ग्लव्स पहने, उन्होंने अपने डिस्टेंस में बैठ के चीज़ें पाक कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो डब्बे में डाला जाता है, फिर उसके अंदर वान में लोड होता है, फिर उसके बाद वो उस एरियाज में जाता है जिधर हमारे वॉलंटियर्स उसको घर घर पहुँचाते हैं। थोड़ी सी एहतियात से। और ये देखें, ये लोग अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको हम कहते हैं अब घर में बैठे। तो देखें ना, काश हम लोगों को भी घर में बैठने का मौका मिलता तो हर इंसान घर में बैठ जाता। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम पे आना पड़ता है, जिन्होंने काम करना पड़ता है, तो उनका साथ देना पड़ेगा। फिर इस मुल्क के अंदर हम वो दोबारा वो हमारे मुल्क से ये हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन साहब, इन्होंने कल लॉकडाउन ख़त्म कर दिया हुकूमत ने। बाद लोगों का कहना ये है कि ये बड़ी जल्दी में इन्होंने हमाकत कर दी है और उसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकल सकता है। हमारी सोसाइटी की चूँकि हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, हम लोगों ने इस रिलैक्सेशन को जो है ना कुछ ज़्यादा ओवर हो जाना है और नुकसान का बहुत ज़्यादा खदशा है। आपकी इस पर क्या राय है? अगर हमारी जो आम पब्लिक है, अगर वो घरों में रहें, बगैर किसी वजह से घर से ना निकले, और जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं जिनके लिए ये खोला गया है, अगर फ़र्ज़ करें उनके जितने भी वर्कर्स हैं उनका एक टेस्ट करवा लें, टेस्ट करवाने के बाद उनको डायरेक्शन दे दें कि आप लोगों ने काम पे आना है, काम से सीधे घर जाना है, घर जाके नहाना है, नहा के अपने कपड़े उतार के अलग रखने हैं, अपना जूता बाहर उतारना है, तो अपने आप को साफ़ रखना। जो आपकी फैमिली है उनके अलग एक कमरे में अपना वक्त गुजारे,
तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी चीज़ें हम अपना सकते हैं, हम कर सकते हैं। देखें ना, मैंने पहले भी बताया, जो मेरे बच्चे काम पे जाते हैं वापस आके उन्होंने अपने कपड़े उतार के एक ब्लैक बैग में डाल के अलग रखते हैं, फिर उसके बाद नहा के फिर उसके बाद वो बच्चों के पास जाते हैं। तो अगर किसी के पास सैनिटाइज़र नहीं है तो घर के अंदर वो एक पानी लेके, पानी के अंदर नमक डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो वही पानी के साथ अपने हाथ धो लें और अपने चेहरे के वॉश कर लें, तो फिर वो अगर उसके बाद वो घर निकले तो थोड़ा सा उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। और मास्क ज़रूर पहने। आप बड़ी एक फ़ाल शख्सियत हैं। जब से ये कोरोना वायरस आया है, आपकी सरगर्मियों पे, आपकी एक्टिविटीज़ पे क्या असर पड़ा इसका? असल में मैं तो बहुत कम निकलती हूँ बाहर। यहाँ से बैठ के जो हमारे वॉलंटियर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हमारे वॉलंटियर्स जो खाना पाक कर रहे हैं, जो डिलीवरी कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटियर्स के साथ चलती है। और उसके अलावा जो हमारे डोनर्स होते हैं और हमारे जितने भी बहन भाई दूसरे मुल्कों में रहते हैं, जितना भी वो कर सकते हैं वो वहाँ अपने जिधर रहते हैं उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं, और इधर पाकिस्तान के लिए यकीनन वो कर रहे हैं। तो मैं फिर भी वही बात आ जाती है कि जितनी देर तक हम एक ऑर्गेनाइज्ड कौम नहीं बनेंगे तो हमारे मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आएगी। हमें उस आदतों को बदलना पड़ेगा। जब हम जाते वक्त खाना खा लेते हैं, हम जिधर देखते हैं हम छिलके फेंक देते हैं, जिधर देखते हैं हम गंदगी फैल देते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं हम बड़े लाइव लोग हैं, बड़े मिलनसार। नहीं, उसके बाद हम कहते हैं भी हम अपने मुल्क की हमें बड़ी कदर है। अगर आपको अपने मुल्क की कदर है तो मुल्क को साफ़ करें, उसकी सफाई रखें। मेरे घर में मेरे बच्चों में जब से वो बच्चे छोटे थे मैंने उनको समझाया था, अगर उन्होंने कुछ भी खाना है तो उन्होंने अपना जो पेपर है, जो कागज़, उन्होंने अपने जैकेट के पॉकेट में डालना है, घर आके बिन में डालना है। इसी तरह मैंने कभी किसी जगह पे जाती हूँ तो मैंने अपना एक छोटा सा बास्केट एक रखा होता है, उसी के अंदर छिलके रखते हैं, उसी के अंदर हम चीज़ें रखते हैं, वापस घर आन के फिर हम उसको बिन में डालते हैं। तो मेरे ख्याल से वही बात आ जाती है। अल्लाह ताला ने भी बहुत देर से मेरे ख्याल देख रहा था भी दुनिया में क्या हो रहा है, तो इसीलिए हम बाज़ लोग ऐसे थे जो भूल गए थे और समझने लग गए तो भी मैं ही हूँ, और उनको अब पता चल गया भी पावरफुल कोई भी नहीं है, अल्लाह की ज़ात सबसे पावरफुल है। हमारे पास और हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है। इसी पे जी वो ये भी कहते हैं कि जो मज़लूमों की बद्दुआएं हैं, ख़ासकर कश्मीरियों की जिनको लॉकडाउन में रहना पड़ रहा था, और दीगर बहुत सारे लोगों की जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी, तो आपका क्या ख्याल है कि ये मज़लूमों की बद्दुआओं का कोई अजाब है, हमारे अमाल की कोई नतीजा है, या कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई और अजाब की वजह है? देखिए, बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। यमन को देख लें, लोग वहाँ स्टार्व कर रहे हैं। बोस्निया को देख लें, गाज़ा को देख लें, कश्मीर को देख लें। जो सुपर पावर्स थी उन्होंने बगैर सोचे समझे उनके ऊपर सैंक्शन से लगा दिए, और सैंक्शन से लगाने के साथ साथ उन्होंने यही सोचा भी हम ही सुपर पावर हैं। तो अब देख लें उनकी क्या इकॉनमी कोलैप्स हो रही है, और इतना खाना ज़ाया होता है डेली बेस पे, और इतना खाना हम ज़ाया कर देते हैं। अगर हम यही सोच लेते भी हम उन लोगों तक पहुँचा दें वही खाना जो डिज़र्विंग लोग हैं, तो हो सकता है ये हमारे ऊपर ये क़यामत ना आती। एक तज्ज़िया जी, ये एक बाकायदा रिसर्च है। वो कहते हैं कि 3 गुना दुनिया पे जो है ना फूड के इंतज़ामात हैं, और 2 गुना इंसान जो है ना वो खुद ज़ाया करता है, बल्कि 2 गुना से ज़्यादा। और बहुत सारे इंसानों तक इंसान ही वजह जो पहुँचने नहीं देता, हमारी फ्रिजों में ज़ाया हो जाता है। जो ज़रा से वेल टू डू लोग हैं वो बहुत सारा खाना ज़ाया कर देते हैं, बजाय वो इसको किसी गरीब तक पहुंचने दें। बिल्कुल ज़ाया होता है। शादियों को देख लें, इतना खर्चा किया जाता है, वही अगर किसी गरीब को दे दें। क्योंकि मैं हमेशा, मेरी अम्मी अबू हमेशा कहते थे, खुशी इंसान के दिल में होती है, और जब भी कोई खुशी आती है उसको खुश होके उसकी खुशी महसूस भी करो, और उसको फैमिली में सेलिब्रेट करो, क्योंकि जो फैमिली को उस चीज़ की खुशी होगी, दूसरे लोग चंद लोग आ जाएंगे, उसी वक्त खाना खा जाएंगे और अपने घरों में चले जाएंगे। कोई दूल्हे की बात करेगा, कोई दुल्हन की बात करेगा, कोई इंतज़ाम की बात करेगा, कोई खाने की बात करेगा। तो अगर हम सोच लें भी हमने एक कन्फाइंड छोटी सी महफिल के साथ हमने ये काम करना है, और बाकी जो पैसा हम किसी गरीब को दे दें, तो बहुत सारे हमारे मुल्क में मसले हल हो जाएंगे। हम बाज़ दफ़ा ये सोच रहे थे लोग क्या कहेंगे, हम ये नहीं सोचते भी हमने अल्लाह को राज़ी रखना, हम ये सोच रहे थे। जी नाज़रीन,
बेगम गवर्नर पंजाब से हमारी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि सरवर फाउंडेशन जो है वो क्या कर रही है, और ये भी कि इस फाउंडेशन का नाम सरवर फाउंडेशन क्यों है, परवीन फाउंडेशन क्यों नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बेगम साहबा, ये जो सरवर फाउंडेशन है, गवर्नर साहब अपनी गवर्नरी दूसरी दफ़ा फिर कर रहे हैं, आपको आपके नाम पे कर दें, इसको परवीन फाउंडेशन क्यों नहीं रख दिया जी? देखें ना, सरवर फाउंडेशन हमारा फैमिली नाम है। अच्छा, बच्चों के नाम के साथ सरवर का नाम, इनका नाम जुड़ा है। अनास सरवर, आतफ सरवर, फाइजा सरवर, आसम सरवर, ये सबका नाम हमारा फैमिली नाम है। तो जब हमने ये शुरू की थी और सरवर साहब ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारा टाइम चैरिटी को दिया। जो हमारा हॉस्पिटल था रजाना में, हमने 2004 में वो रजाना हॉस्पिटल खोला। उसके बाद 2008 में चीचावतनी हॉस्पिटल, उसके बाद हमारा स्कूल 2011 में बना। उसके अलावा 2010 में जब हमारे मुल्क में ज़ल्ज़ला आया था और सरवर साहब यहाँ आए, फिर उसके बाद हमने फ़ंड रेजिंग वहाँ की और मेरे ख्याल से तकरीबन 1 लाख वहाँ घर भी बना, मस्जिदें बनी, स्कूल बने। तो इस इंसान की बहुत सारी खदमत है लोगों के लिए, और इनको कोई फ़िक्र नहीं होता अपने कपड़ों का, इनको कोई फ़िक्र नहीं होता भी मैंने जूता कौन सा पहनना है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़िक्र होता भी मैं आज अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। ये क्या जज्बा क्या है जी? दुनिया लगी हुई है माल बनाने में, बड़े बैंक्स बैलेंसेस बढ़ते जाएँ, हमारी जो है ना इख्तियारात बढ़ें, ये जज्बा क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपना पैसा निकालना, अपना टाइम निकालना, अपनी ज़िंदगी एलोकेट कर देना दूसरों के लिए, इसके पीछे क्या जज्बे हैं, क्या सोच है? जब सरवर साहब बचपन में इनकी टांग टूट गई थी तो उस वक़्त इन्होंने 6 माह बड़े तकलीफ़ में काटे थे, और जब ये यूके चले गए इन्होंने अपने आप से एक वादा किया था भी जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं इसी इलाके के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से देखें ना, हमसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अल्लाह ताला ने जिसको देना होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। और अल्लाह ताला ने जब हमें दिया तो हमने पहला हॉस्पिटल बनाया, और जब हमने हॉस्पिटल बनाया तो उस वक़्त मेरे अबू फौत हो गए थे। तो हमने जो पहला विंग था तो मेरे अबू के नाम का बनाया, क्योंकि हमारा ये था भी अगर अबू के नाम का बनाएंगे तो वो किसी का ताया, किसी का चाचा, किसी का नाना, किसी का दादा, तो जो हमारी फैमिली होगी वो फैमिली सबसे पहले इधर ही डोनेशन देगी भी हमने इस हॉस्पिटल को चलाना है। क्या नाम था जी पूरा उस हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम है सरवर फाउंडेशन रजाना हॉस्पिटल। तो जब से हमारा हॉस्पिटल बना, जो हमारी फैमिली है चैरिटी ज़्यादा तो हम उधर ही देते हैं, और बाकी कई बहुत दफ़ा हमने गाज़ा के लिए, बोस्निया के लिए, दूसरे मुल्कों के लिए भी जो भी हम कर सकते हैं, सतह पे भी काम कर रही है सरवर जो भी हम कर सकते हैं हम एज अ फैमिली, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये फैमिली ज़्यादा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादा ये फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये चलती है, और ज़्यादा जिधर भी हम कर सकते हैं काम उधर करते हैं। बोस्निया के लिए और गाज़ा के लिए, मैं गाज़ा स्ट्रिप में गई थी 1995। अच्छा, पर्सनली भी खुद गई? पर्सनली आई वेंट इन 1995, और उस वक़्त जो मेरा सबसे छोटा बेटा अनस वो 12 साल का था और मेरी बेटी फाइजा, हम तीनों गए थे। बड़ा मुश्किल चैलेंज होगा जी वहाँ पे उस वक्त, जो सूरत हाल थी बड़ी खतरनाक। हाँ जी, बहुत मुश्किल वक्त था। और हम जब यासर आरफात को मिले, हम रात के अंधेरे में मिले थे क्योंकि उनको भी एक सिक्योरिटी का मसला था, और हम एक छोटा सा चेक लेके गए थे उस वक़्त जो वहाँ की ऑर्फनेज थी, गर्ल्स ऑर्फनेज। और उसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने, फिर हमने बाकी फैमिली के साथ मिल के तो हमने इसको जारी रखा। हमने कोशिश की भी, हम जितने भी कुछ कर सकते थे हमने काम किया। वहाँ हमने एक ग्रुप बना लिया था औरतों का, जो हमारी मुस्लिम बहनें थी, तो वहाँ भी हम मिल के, वहाँ की लोकल थी, और हम मिल के फ़ंड रेज़ करते थे। कभी मस्जिद का हॉल ले लिया, फ़ंड रेजिंग कर ली, कभी गाज़ा के लिए, कभी बोस्निया के लिए, कभी कैंसर रिसर्च के लिए, कभी पाकिस्तान के लिए। तो इसी तरह हम काम करते रहे। और जब 2013 में जब सरवर साहब गवर्नर बने तो यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो हमें पता चला भी यहाँ का पानी बहुत गंदा है, और 50% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल इज़ ड्यू टू वाटर बॉर्न डिजीज़।
2.5% of children that die under the age of 5 is due to waterborne diseases. तो हमने पानी पे काम शुरू किया। उसके बाद सरवर साहब ने जो आबे पाक अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है आबे पाक अथॉरिटी, हमने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा किया अंडर द वन बैनर, और हम आबे पाक अथॉरिटी के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और उसका ये फ़ायदा हुआ, जितने भी हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो पंजाब में लगे हैं उनको हमने मैप आउट किया, आइडेंटिफाई किया कौन काम कर रहा है, कौन से वाले नहीं काम कर रहे। जैसे सर्वर फाउंडेशन इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन द होल ऑफ पाकिस्तान विद 2 मिलियन पीपल, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके साथ हमने बाकी लोगों को मिलाया, और अभी हमने जो गवर्नमेंट के 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो बंद पड़े थे वो हमने उनको दोबारा काम कर लिए। आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट कर लिए, कुछ बिजनेस लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। ताकि हम उनको रिपेयर कर लें और लोगों तक हम पहुँचाएँ। और सरवर साहब का विजन यही है कि अगले 5 साल में वो चाहते हैं पूरे पंजाब में हर एक के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो करके। 2 तरह का पानी आता है, एक हम कहते हैं क्लीन वाटर, क्लीन वाटर के साथ हम नहा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, पर हम पी नहीं सकते। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी डिफरेंट। सेफ वाटर इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। हमारे भी, हमने जितने हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं उनका नेम, नंबर, एड्रेस सारा आबे पाक अथॉरिटी के साथ हमने रजिस्टर कर दिया। आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या क्या किन किन शोबों में सर्वर फाउंडेशन काम कर रही है? आपने हेल्थ का बता दिया, पानी पे हम काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने आके ये देखा जो हमारी बहनें हैं, देयर वाज अ डेस्परेट नीड टू एम्पावर वुमेन, देयर वाज अ डेस्परेट नीड to make sure that our mothers and our sisters had a good healthy life. तो उनके लिए हमने हुनरगाह के नाम से मैंने सोइंग सेंटर शुरू किया। असल चीज़ ये है जी, आप किसी को कहते हैं ना, किसी को मछली दे देना उसके साथ नेकी नहीं है, उसको मछली पकड़ने का तरीका बता दें, उसको ये बता दें कि अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करें। देखें ना, हर एक औरत नहीं चाहती वो किसी से कुछ मांगे। बिल्कुल। हर एक माँ, doesn't matter if she has a well-off background, doesn't matter if she comes from a poor background, हर माँ चाहती उसका बच्चा पढ़ जाए, हर माँ चाहती उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये सोच के तो हुनरगाह शुरू किया था। वी हैव ट्रेन्ड, अब चाहती हैं फाइनेंशियली वो औरत स्ट्रांग हो जाए तो एम्पावर खुद ही हो जाएगी। वी हैव ट्रेन्ड 20,000 वुमेन थ्रू हुनरगाह, और बहुत सारी। हाउ मच टाइम? इन आई स्टार्टेड हुनरगाह इन 2014, और पहले मैंने पहले मशीनों को बांटना शुरू किया था अमंग द विडोज एंड द ऑर्फन्स। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया, एंड इन 2015, द एंड ऑफ 2015 आई स्टार्टेड हुनरगाह। तो जितनी औरतें हमने ट्रेन की है, बहुत सारी औरतों ने 20,000, बहुत बड़ी और उनमें से आप यकीन करें बहुत सारी बहनों ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर ली है। अच्छा, बहुत सारी बहनों ने स्मॉल अपनी खुद की बिजनेस से शुरू कर ली है। बहुत सारी बहनों ने अपनी फैमिली के अंदर अगर 4 औरतें या 5 औरतें, उन्होंने मिलकर अपने घर का एक कमरा चेंज करके और लोगों की वो कपड़े बना रही है। हमारे हुनरगाह में ज्वेलरी बन रही है, जूते बन रहे हैं, अड्डे का काम हो रहा है। कोई ऑनलाइन बिजनेस भी, आपने इसका टेली मेडिकल की बात की, तो कोई ऑनलाइन इनको बिजनेस भी सिखा रही हैं? कोई ऐसी बिजनेस सिखा रही है। जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाती है, जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है हमारा हुनरगाह, उनको मैं कहती आप ऑनलाइन सेल शुरू कर दें। और उनको हम फ़ोन करते हैं हर 3 माह के बाद, जो स्ट्रगल करते हैं उनको दोबारा हम मशीन्स भी देते हैं, उनको हम एडवाइस भी करते हैं, उनको गाइडलाइन भी देते हैं भी आपने चीज़ें की सफाई कैसे रखनी है और चीज़ें का प्रॉफिट कैसे कमाना है, और अगर इतने का बनेगा तो आपने इतने का उसको बेचना है। और सब जितने हुनरगाह वो सारे फी सबीलिल्लाह, जितना भी उनके अंदर से जो कमाई होती है उन्हीं बच्चियों को पैसे मिलते हैं। टेक्निकल सपोर्ट देती हैं, मशीनरी देती हैं, फाइनेंस देती हैं, क्या क्या सर्वर फाउंडेशन क्या क्या उनको देती है? हम उनको सोइंग मशीन्स देते हैं शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ओवरलॉकिंग मशीन होगी, कढ़ाई वाली मशीन होगी, एक टेबल चाहिए, एक इस्त्री चाहिए। जैसे जैसे उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह हम मशीन्स को भी बढ़ा देते हैं। जब एक लेवल आ जाता है, जब मुझे पता वो ऑन खड़े हो गए, अपने पाँव पे खड़ा हो गया वो हुनरगाह, उनकी चीज़ें बिकने लग गई, तो उनको मैं कहती अब आपने इसी से कमा के तो अपनी फर्दर चीज़ें लेनी, ताकि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी मदद कर दें।
आप तो एम्पावर कर रही हैं बेगम साहबा, लेकिन यहाँ तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल भी हमने देखी है। बाज़ ख़वातीन जो एम्पावर हुई हैं उन्होंने तो जनाब बड़े अजीबो-गरीब नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, अपना खाना खुद गर्म कर लो, मैं क्यों बताऊँ तुम्हारे मौज़े कहाँ हैं। तो इस तरह की एम्पावरमेंट तो नहीं कहीं दे रही आपकी एनजीओ भी को जो बाकी नहीं, दे रही? हमारी एनजीओ में बिल्कुल इस तरह की नहीं है। हम उनको कहते हैं, देखिए ना, मेरे यहाँ मैं रही हूँ, पली हूँ, मेरे अलावा कोई मुस्लिम बच्ची नहीं थी स्कूल में, क्योंकि हमारा एक ही घर था। स्कॉटलैंड में मैं पली हूँ, 6 साल की थी जब मैं वहाँ चली गई थी। मेरे अब्बू ने मुझे जूता कैसे पॉलिश करना, कपड़े कैसे इस्त्री करने, फ़र्स्ट एड मैंने सीखी, ड्राइविंग मैंने सीखा, बुक कीपिंग मैंने की। और मैं जब 12 साल की थी तो मेरी अम्मी यहाँ पाकिस्तान में आ गई, मेरे बड़े भाई की शादी थी और मैंने हांडी बनानी अपने अब्बू से सीखी, रोटी बनानी मैंने अपने अब्बू से सीखी। और उसके बाद मैंने जब भी अपने अब्बू की शर्ट इस्त्री करती थी, मेरे अब्बू हमेशा मुझे कहते थे, बेटा आपने मेरी शर्ट बड़ी अच्छी तरह इस्त्री की है ना, मुझे अच्छा लगता था। और मेरे अब्बू हमेशा कहते थे इन चीज़ों में खुशी महसूस किया करें, और ये चीज़ों से रिश्तेदार जो होती है, रिश्तेदारी के अंदर एक प्यार और मोहब्बत के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, कमज़ोर नहीं होते। तो शादी के बाद मेरी जब शादी हो गई तो सरवर साहब की, क्योंकि मुझे आदत थी अपने अब्बू के कपड़े निकालने की, तो सरवर साहब के सुबह कपड़े उनके जूता पॉलिश करके मैं रख देती थी और इनके साथ भी मैं जाती थी काम पे। दुकान में मैंने 2-3 साल इनके साथ काम किया, हमारी फैमिली बिजनेस हमने शुरू की। इसी तरह मेरी जो बहुएँ, मैंने देखा मेरी जो बहुएँ रात को कपड़े निकाल के दे देती है, जिन्होंने मेरे बेटों ने जो पहनना होता है करके उन्होंने मुझसे ही सीखा। और मैंने उनको कहा था भी मेरे जो बेटे हैं मेहनत बड़ी करेंगे, किसी चीज़ की तंगी नहीं देंगे, किसी चीज़ के ऊपर टोकेंगे नहीं, जो आपको उनको बना के दे दोगी वो खुश होके खा लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इनको ये होगा भी मेरे रात के कपड़े पड़े हों तो मैं आके रात वाले कपड़े पहन लूँ, और सुबह मैं जाऊँगा तो मेरे सुबह वाले कपड़े पड़े हों। देखे ना, एक मर्द अगर घर से जाता है 8 घंटे 10 घंटे वो काम करता है, और एक मर्द का दिल देख लो, जितनी कमाई होती है वो अपनी बीवी को दे देता है, अपने घर को चलाता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी उनकी इज्जत करें। कभी अब भी कभी कोई सिचुएशन आ जाए, सर्वेंट इर्द गिर्द ना हो, जल्दबाजी में कोई उनकी चीज़ करनी पड़े, तो क्या आज भी अपने हाथ से आप करना पसंद करती हैं कि नहीं? मैं अभी भी कोशिश यही करती हूँ उनके कपड़े मैं निकालूँ। जब भी हम खाना खाते हैं, यकीन है वो हमारा वेटर जो होता है टेबल के ऊपर वो रख देता है खाना। जैसे मैंने पहले भी बताया, खाना मुझे अच्छा लगता है इनको खाना डाल के देना। आजकल क्योंकि घर में कोई भी नहीं आ सकता, इनकी बालों की कटिंग मैंने करके दी है। 2-3 दिन पहले मैंने देखा ये धूप में बैठे, इनका चेहरा बड़ा हो गया, मैंने इनका फेशियल भी करके दिया। तो मेरे ख्याल से ये होता है कंपेनियनशिप, ये होता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं होती, ये होता है दैट यू आर लिविंग टुगेदर एंड यू हैव टू लिव टुगेदर एंड मेक श्योर दैट यू लुक आफ्टर वन अनदर। मतलब वो जो नारे लगा रही हैं खवातीन, आप उनकी हौसला उनके साथ नहीं है? जो मैं ना, जो हमारी बहनें जो नारे लगा रही हैं, मैं हमेशा ये करती हूँ, अगर हर घर में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई इंसान कह दे भी हमारे दरमियान झगड़ा नहीं होता, फिर मेरे ख्याल से वो एक नॉर्मल रिश्ता नहीं है, कि एवरीबडी हैज़ एन आर्ग्यूमेंट। फिर मैं हमेशा जब भी कभी हमारा आर्ग्यूमेंट होता है तो मैं उस वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, तो जो इनकी अच्छी बातें उनको मैं याद करती हूँ भी अल्लाह ताला इनमें इतनी खूबियाँ, अगर गुस्से में आके इन्होंने कभी कुछ कह भी दिया तो इट डजंट मैटर, कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। और बाज़ दफ़ा मेरा भी होता है, मैं उनको कह देती हूँ आप मेरी बात नहीं सुन रहे, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लिविंग टुगेदर। वही बात होती है। मेरे ख्याल से हमारे अंदर टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है। हमारी जो अल्लाह, देखे ना, अल्लाह ताला ने एक मर्द को एक औरत से एक दर्जा ऊपर रखा है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमने मर्द के पीछे नमाज पढ़नी है, ठीक है। ये तो हमारा परफेक्ट सा खूबसूरत यूनिट है। और अल्लाह ताला ने कहा भी अगर मैं किसी को हुक्म देता तो मैं एक औरत को हुक्म देता, अगर वो सजदा मेरे अलावा, अल्लाह के अलावा कोई भी किसी को सजदा कर सकता है तो मैं किसी को हुक्म देता, तो एक औरत को देता भी अपने मर्द को वो सजदा कर सकते हैं। कभी नाराज़गी हो जाए तो पहल कौन करता है मनाने में, आप या चॉइस? हमारे फैमिली में ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी हम झगड़ा हो जाए तो मैं इनकी तरफ देख के एक ही दफ़ा स्माइल कर लूँ तो सरवर साहब राज़ी हो जाते हैं। उनको पता होता है भी ये हमारा झगड़ा ख़त्म हो गया एंड वी आर बैक टू नॉर्मल।
बड़ा बड़ा आसान आपने हल ढूंढा, ये बाकी बेग में भी सीख लेना तो वाकई। बेगम साहब ये बताइए, ये कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। गवर्नर साहब की कामयाबियों में दोबारा अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इस गवर्नर हाउस में एक दफ़ा उन्होंने छोड़ के चले गए, इस्तीफ़ा देना, इतने बड़े ओहदे से, दुनिया इतने करोड़ की आबादी का गवर्नर होना और फिर उसको लात मार देना, वो जज्बा कैसा था? पहले तो ये बताएं कि उनकी कामयाबियों के पीछे आपका कितना किरदार है? मेरे ख्याल से इनकी जो कामयाबी, इनकी माँ की दुआओं का बहुत असर है। यकीनन माँ अपनी औलाद के लिए दिन रात दुआ करती है और उनकी दुआओं का असर है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से इनमें खुद भी है। सरवर साहब को लोगों को इकट्ठा करना आता है, लोगों को साथ लेके चलना आता है, क्योंकि मैंने यहाँ आन के ये देखा जो काम करने वाला इंसान है उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग होते हैं और उनको भी हम लेके चलें। हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि इज़्ज़त तो देनी है तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी है। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ना दे। तो मेरे ख्याल से अगर हम छोटी छोटी बातों को अगर हम लेके बैठ जाते तो हम कभी काम ना कर पाते, क्योंकि बातें करने वाले कम लोग होते, साथ चलने वाले ज़्यादा लोग होते। अगर आप उनको साथ लेके चलना चाहो तो सरवर साहब के अंदर ये बड़ी खूबी है, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को साथ लेके जाना, लोगों को कहना भी हम मिलजुल के इस तरह काम कर सकते हैं। तो यकीनन इनमें खुद भी ये खूबी है। और बाज़ दफ़ा जब मैं बचपन की बात करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो ख्वाब है, और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई है जब से सरवर साहब के साथ शादी होगी। वही बातें मुझे ज़्यादा याद है, जो मेरा बचपन है, लगता है इट्स लाइक अ ड्रीम। तो यकीनन एक माँ बाप का भी बड़ा असर होता है। मैंने बचपन में अपने अब्बू को देखा, उनके बहन भाई फौत हो गए थे, उनके जो बच्चे थे वो पाकिस्तान में रहते थे, और मेरे अब्बू को हमेशा ये फ़िक्र होती थी भी मैंने इतने पैसे पाकिस्तान भेजने हैं, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, मेरे बहन भाइयों के बच्चे वहाँ रहते हैं, मैंने उनकी मदद करनी है। तो इंसान यकीनन अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखता है। मिशन क्या है इस वक्त की? ये कहते हैं ना कि महदूद वक्त होता है, जो भी आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया होता है, ओहदे दिए होते हैं, इनमें फैमिली के अंदर क्या डिस्कशन होती है, क्या मिशन है, हमने इस टाइम को क्या करना है, इस टाइम का मैक्सिमम यूज़ क्या करना है? क्योंकि हमने माजी में बाख्तियार लोगों को ये भी देखा, किसी का मिशन था मैंने जो है ना मालो दौलत बनाना है, किसी का मिशन था मैंने बैरून मुल्क जनाब बड़ी बड़ी बंगले बनाने हैं, किसी का मिशन था अपनी औलाद को मैंने प्रमोट करके सियासत में लाना है। आप वो सब कुछ दुनिया का छोड़ के, डेवलप तरक्की याफ्ता मुल्क में रह के वहाँ से छोड़ के यहाँ आई हैं, तो जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका क्या मिशन है, क्या सोच है? देखें ना, आज पेरेंट्स, हर माँ बाप चाहता है उनके बच्चे पढ़ जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। और जब सरवर साहब ने यहाँ आना था तो मैंने आते वक्त अपने बच्चों को सिर्फ एक ही बात कही थी। उनको मैंने कहा अभी पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं और आपके अब्बू वहाँ रह के कोई काम कर सकें तो आपको यूनिटी में रहना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली, मेरे बच्चों की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जो मेरा सबसे बड़ा बेटा आतिफ, वो ऐसा फादर फिगर है और अपने भाइयों का बड़ा ख्याल रखता है, अपनी जो मेरी बहू है उनको बेटियों की तरह करता है, उनके आके सिर के ऊपर हाथ भी रखता है और उनको पुत्री भी कहता है अपनी ज़बान में। तो उन्होंने जो भी प्लान करना होता है एज अ फैमिली, वो बैठ के तीनों भाई प्लान करते हैं। और उसके अलावा वहाँ भी हमारी चैरिटी चल रही इन दिनों के दरमियान में, जो कोरोना वायरस के लिए। जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो ज़्यादा वो मैनेज कर रहा है, क्योंकि दूसरे दो बेटे बिज़नेस में हैं। तो वहाँ भी उन्होंने वायरल स्कॉटलैंड के नाम से सरवर फाउंडेशन के साथ मिलके और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा किया उन्होंने, और मिलके काम कर रहे हैं। कोई दुकानों के साथ, जहाँ जो लोग घरों में रह रहे हैं उनको ग्रोसरीज कैसे पहुँचानी है, किसी को हेल्प कैसे चाहिए। सो दे हैव स्टार्टेड दिस वर्क इन द UK, इन स्कॉटलैंड एज वेल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे उस स्टेज पे आ गए तो उसके बाद उनके लिए एज अ मदर जो मैं कर सकती तो वो मैंने कर लिया। तो अगर अभी मुझे मौका मिला तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा जितना भी कर लूँ उतना ही कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और अल्लाह ताला ही इंसानों को चुनता है जिनसे उन्होंने काम लेना होता है। तो मैं कहती हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ भी मैं उन लोगों में से हूँ जो काम करना चाह रही है और अल्लाह ताला काम करवा भी रहा है। और उसके अलावा मैं उन लोगों से हूँ जो दे सकता है और मांगने वालों से नहीं हूँ।
बेगम साहबा, हम एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपका हमारा, और साथ ही साथ डिफरेंट जो नारों का भी मैंने जिक्र किया, ऐसे हालात में आपका हमारी ख़वातीन के लिए पैगाम क्या है? मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहती हूँ, ये जो हमारे रिश्ते होते हैं, ये रिश्तों को एक औरत जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। अगर हम मोहब्बत और प्यार के साथ अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हम एक प्यार के साथ रहेंगे तो ये हमें एक नेकी कमाने का एक बायस होता है, नेकी कमाते हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ जो सरवर साहब की अम्मी है, जब मैं जाती हूँ वापस, यकीन करें वो मेरे हाथ चूमती है और मुझे है ना इतना वो प्यार करती है। तो मैं बाज़ दफ़ा सोचती हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे उनका प्यार मिला। जो मेरे फादर इन लॉ थे, आप यकीन करें जब भी सब बैठे होते थे घर में तो ज़्यादा मुझसे बात करते थे। और बाज़ दफ़ा जब कभी कभार मेरी सिस्टर लॉस कह भी देती थी, जब परवीन आ जाती है तो आप इन्हीं का करते हैं, तो आगे से वो कहते हैं आप है ना इस बात से जेलस ना हो, और जो मेरा इनके साथ प्यार और मोहब्बत हो उनकी तरफ से वो एक अलग है। ये होता है किसी बुज़ुर्ग की इज़्ज़त को हासिल करना, उनके प्यार को। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ उनको कभी डॉक्टर के पास लेगी, कभी डेंटिस्ट के पास लेगी, कभी उनके साथ बैठ के थोड़ा सा वक्त गुजार लिया, नहीं तो इसके अलावा मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि वो खुद अपने आप एक एबल थे अपना। मेरी मदर इन लॉ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े खुद पहन लेती है, खुद अपना खाना बनाना पसंद करती है। अगर कोई मेड आ भी जाती है तो साथ खड़ी हो जाती है, भी मैंने खुद देखना है। तो मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ खलूस और मोहब्बत, मेरे ख्याल से ये अगर हम ये बांटना शुरू कर दें तो यकीनन हमारा मुल्क बड़ा अच्छा होता है। और इसके साथ साथ दोस्तियाँ बड़ी होती हैं। मेरी इतनी फ्रेंड्स है जो मेरी बचपन की फ्रेंड्स है, फिर उसके बाद शादी के बाद जो मेरी फ्रेंड्स है, अभी भी बाज़ दफ़ा मैं उनको नहीं भी मिलती पर उनको मैं अच्छे लफ्ज़ों में याद करती हूँ, क्योंकि जो मैंने उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा है। बेगम परवीन सरवर साहबा, आपने डायलॉग के लिए वक्त निकाला। मैं डायलॉग की टीम की तरफ से, APP की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आपने बेगम गवर्नर पंजाब की बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। अगर इनका कहना है कि खातून एक घर को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है, और अगर ये अपनी फैमिली के छोटे छोटे काम करके खुशी महसूस कर सकती हैं, रिश्तों को मजबूत कर सकती हैं और मुल्क में चैरिटी के काम पे दिन रात वक्त लगा सकती हैं, तो हम सब के लिए इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है। इसी के साथ ही आज के डायलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।